अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ सहरिश फरहान और मैं हूँ किरण आफ्ताब। करप्शन के खिलाफ जंग को जिहाद समझता हूँ। कार्टेल्स और माफिया बने हुए हैं, इनके खिलाफ लंबी जंग लड़ना होगी। वजीर आजम इमरान खान का इंटरनेशनल चैम्बर समिट से खिताब, कहा हमारी जंग कानून की बालादस्ती की जंग है। हुकूमत ने कोरोना के दौरान जाने और कारोबार दोनों को बचाया। वजीर आजम ने कहा पाकिस्तान अब भी सस्ता मुल्क है। और दूसरी जानिब कौमी असम्बली का इजलास, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के इजलास में तब्दीली सरकार पर खूब गरजे, खूब बरसे, सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। कहा $1 अरब के लिए मुल्की मईशत और आज़ादी को गिरवी रख दिया गया। साथ ही उन्होंने पेशकश भी कर दी, बोले तरमीम वापस लें तो ताउन के लिए तैयार हैं। ज़बरदस्ती की सूरत में ऐवान और सड़कों पर एहतजाज की धमकी भी दे दी। डेफिसिट जो है वो दिन रात बढ़ रहा है और इनके कंट्रोल में नहीं है। ना ये डॉलर को कंट्रोल कर सके, ना ये महंगाई को कंट्रोल कर सके, ना ये गुर्बत को कंट्रोल कर सके, ना ये मरी के हादसे को कंट्रोल कर सके। इनके बस में है क्या जनाब स्पीकर? इससे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट, इससे ज्यादा मनहूस हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं आई। उसने कहा था कि अगर महंगाई होती है तो वज़ीर आज़म चोर होता है। मर जाऊंगा, IMF के पास नहीं जाएंगे। अपने वज़ीर आज़म को तकड़ा करें, वो क्यों घुटने टेक रहे हैं? क्या क्या मुसीबत पड़ गई है? और कौम के मफाद के लिए खड़े हों तो हम उनके साथ हैं। इनको तो इस्तीफा दे के घर चले जाना चाहिए था कि मैं इस काम से बाज आया। सिर्फ $1 अरब के लिए ये अपनी पाकिस्तान की मईशत और आज़ादी को गिरवी कर रहे हैं। सारे जालिमाना इक़दामात वापस लाएं दूसरा बिल। हम इंशाअल्लाह नियत के साथ इनका साथ देंगे और IMF का जो प्रोग्राम है उसको कामयाब करवाने के लिए कोशिश करेंगे। 180 अरब रुपए जमा करना कोई मुश्किल काम नहीं, हम खुद इकट्ठे करते हैं, सूबों के साथ बात करें। इस तरह ये बिल लेके आए और उसको बुलडोज इन्होंने किया तो हम इस ऐवान में भी इसकी भरपूर मुज़ाहमत करेंगे और सड़कों पर भी करेंगे और बाहर भी करेंगे। ये सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। मईशत जो है दम तोड़ रही है, ये बांसुरी बजा रहे हैं और रोम जल रहा है। बिल्कुल PTI अगले इलेक्शन में नजर नहीं आएगी। अपोजिशन लीडर की तकरीर खत्म हुई तो माइक वफाकी वजीर असद उमर ने संभाला। टिका टिका कर जवाब दिए, बोले कौमी गैरत के दावे करने वाले गैरत दिखाएं और मुल्क में वापस आ जाएं। इखलाकियात की बात करने वाले क्या भूल गए कि शहीद बीबी और आसिफ अली जरदारी के बारे में वो क्या जबान इस्तेमाल करते थे? शहबाज शरीफ के खिलाफ नून लीग के अंदर से ही साजिश की जा रही है, इन्हें गलत आदाद शुमार दिए जाते हैं। बड़ी कौमी गैरत की बात की गई, किस तरीके से वो धमाके किए गए थे वो हमें पता है। गैरत का छोटा सा एक मुजाहरा आज भी कर दें कि अगर आप वाकई मुहिब वतन भी हैं, आप गैरतमंद भी हैं, तो ये सारा दिन जो ताने सुनते हैं आप प्लेटें चमचे ठीक कराने गए थे, 2.5 साल गुजर गए, आपके भाई ने जो आपके लिए मचलका जमा कराया था आपने उनको भी मुश्किल में डाल दिया। खुदा का वास्ता सिर्फ जहाज में चढ़े मुल्क वापस तो आ जाए, इतनी गैरत तो हमें दिखा दे, बाकी नहीं हम आपसे गैरत मांगते। लीडर ऑफ ऑपोजिशन आसिफ अली जरदारी को क्या कहते थे? अली बाबा और 40 चोर, 40 चोर। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में अल्फाज इस्तेमाल करते थे, मैं दोहरा भी नहीं सकता। परवेज रशीद साहब कहते हैं ये जो सहाफी हैं ये कुत्तों की तरह भौंकते हैं। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को फैटफ ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में डाला था। वो बेचारा हमाद अदर उस वक्त काम कर करके अच्छा बड़ा नौजवान, उसके बाद आधे ग्रे हो गए। 2017-18 के अंदर मईशत तेजी से तबाही की तरफ जा रही थी। जब ये हो रहा था तो 3 दफा के पाकिस्तान के वजीर आजम आपके ख्याल में क्या कर रहे होंगे? सड़कों पे निकले हुए यही पूछ रहे थे, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। ये ऐवान के अंदर की बात थी। इसके अलावा ऐवान के बाहर देखिए कि क्या हो रहा है। वफाकी हुकूमत ने शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ फ्रॉड करके बाहर गए, उनके भाई जमानती हैं। अदालत से शहबाज शरीफ को गलत बयान हलफी जमा कराने पर नाअहल करने की इस्तदा करेंगे। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट को रुजू करने का फैसला किया है। नवाज शरीफ का बाहर जाना एक मुकम्मल फ्रॉडलेंट
ट्रांजैक्शन थी। शहबाज शरीफ जो हैं वो एक मुकम्मल ज़िम्मेदार हैं और इस फ्रॉड में वो मुकम्मल तौर के ऊपर मुलव्वस हैं। नवाज शरीफ साहब उनकी जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ आ रही हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं रियासत पाकिस्तान का और हमारे कानून का। 17 महीने से उन्होंने इलाज नहीं कराया। जो रिपोर्ट्स उन्होंने पंजाब हुकूमत को भेजी हैं, पंजाब हुकूमत ने उन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है। 2 दफ़ा पाकिस्तान की एम्बेसी ने रब्ता किया शरीफ फैमिली से, दोनों दफ़ा उन्होंने जो रिपोर्ट्स हैं वो शेयर करने से इनकार कर दिया। अटॉर्नी जनरल को हदायत की है वफाकी काबीना ने कि वो लाहौर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ को तलब करके 2 बातें उनसे जो हैं वो उनके सामने रखें। बयान हल्फी के मुताबिक नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के इक़दाम करें। दूसरी सूरत में शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया जाए क्योंकि उन्होंने जाली बयान हल्फी दिया है और ये आर्टिकल 63 की खिलाफ वर्जी है। सज़ा है वो भी उनको अकॉर्डिंगली दी जाए। पेशी का मौका था। आसिफ अली जरदारी ने मीडिया से बात की और हुकूमत से अपनी बेजारी जाहिर की। कहा ये हुकूमत नामाकूल है, मामला चला नहीं पा रही। उन्होंने तो मौलाना को भी निशाने पर रखा। कहा पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम का हिस्सा नहीं बनेगी। फजलुर रहमान पहले भी मार्च करते रहे हैं, एक बार फिर ख्वाहिश पूरी कर लें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को मुल्क में तब्दीली नजर आने लगी। कहते हैं हुकूमत का डटकर मुकाबला करेंगे, पीडीएम का हिस्सा दोबारा नहीं बनेंगे। तो समझते हैं इन हाउस तब्दीली आपको नजर आ रही है? इंशाल्लाह। सर क्या पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम का हिस्सा बनने जा रही है? मुझे नहीं पता बेटा, मैं नहीं समझता हूँ कैसा हो। इस्लामाबाद में एहतिसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में आसिफ जरदारी ने हुकूमत को भी निशाने पर लिया। बिलावल साहब 22 को निकल रहे हैं, मौलाना 23 मार्च को, क्या समझते हैं हुकूमत 23 मार्च तक रहेगी? मैं तो चाहता हूँ कि ये हुकूमत पहले दिन चली जाए। मैंने तो पहले दिन कहा था कि ये नामाकूल है, इनसे हुकूमत नहीं चलाई जाएगी और अब तारीख ने प्रूव कर दिया है, वक्त ने प्रूव कर दिया। साबिक सदर ने पेशगोई की कि मौलाना फजलुर रहमान पहले भी मार्च करते रहे हैं, इस बार भी उनके मार्च से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि इन हाउस तब्दीली की सूरत में अपोजिशन इत्तेफाक राय से अबूरी मुद्दत के लिए वजारत उज़्मा का उम्मीदवार लाएगी। मुस्लिम लीग नून वज़ीर आज़म के ओहदे में फ़िलहाल दिलचस्पी नहीं रखती। वो समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू कर रहे थे। अगर इन हाउस चेंज आती है तो नून लीग की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा? एहसन इकबाल होंगे, शहबाज शरीफ होंगे? अगर नो कॉन्फिडेंस आती है और उसका मकसद ये है कि हम नए इलेक्शन में जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग नून उसमें वजारत उज़्मा के लिए ज़्यादा दिलचस्पी रखेगी। हमें कोई एक ऐसा कंसेंसस बंदा चाहिए होगा जो 2-3 महीने के अंदर नए इलेक्शन कराए और इंटरम सा एक निज़ाम चलाए। तो कंसेंसस के लिए क्या पीपल्स पार्टी अगर अपना नाम देती है तो उस पर आप मुतमईन होंगे? ये तो फिर देखिए उस वक्त अगर ऐसी कोई सूरत होती है तो तमाम अपोजिशन की जमातें मिलकर फैसला करेंगी। अहम इंटरव्यू की बात। खुर्शीद शाह कहते हैं अपोजिशन का इमरान खान को हटाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं, इन हाउस तब्दीली पर भी कोई बात नहीं हो रही। समा को इंटरव्यू में उनका कहना था कि नवाज शरीफ को अब लंदन से वापस आ जाना चाहिए। मेरा ख्याल में अभी तक तो ऐसा कोई प्रपोजल हम डिस्कस नहीं कर रहे जिसमें नाउ तब्दीली की हम सोचते हो। अभी तक जितनी बातें हुई हैं उनसे ये डिस्कशन नहीं है। 2-3 बातें हैं कि एक व्यू ये है कि इमरान को अपना टाइम पूरा करने दें, दूसरा व्यू ये है कि इसको जितना भी वक्त दिया जाएगा ये मुल्क को नुकसान पहुँचाएगा, रियासत को कमज़ोर करेगा और नज़र यही आ रहा है कि रियासत बड़ी कमज़ोरी की तरफ जा रही है। पीपल्स पार्टी जो भी फैसला करेगी वो मुश्तरका अपोजिशन जो है पार्लियामेंट में उनसे मिलकर करेगी। मैं तो इस हक़ में था कि मियाँ साहब को जाना ही नहीं चाहिए था। इमरान खान ने बड़ा क्लियरली एनआरओ दिया है। इमरान खान को नवाज शरीफ ने कोई अप्रोच नहीं की थी। सियासतदानों को अपनी ज़मीन पर रहना चाहिए क्योंकि पीपल्स पार्टी के सियासतदान जो दोनों ही लीडर थे वो ज़मीन पर बैठ के डेमोक्रेसी के लड़ते रहे, अपनी जानें दे दी। हमें मैदान नहीं छोड़ना चाहिए सियासतदान को। जिस किस्म के कानून साजी होने जा रही है उससे तो उन 24 करोड़ आवाम के हाथों में हथकड़ियाँ पहनाई जा रही और फिर कोई ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह कोई सिस्टम बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान दबाव का शिकार रहे। आगे देखिए, मुजरिम है जेल से बाहर।
नैब ने शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज की वतन वापसी के लिए बरतानवी हुकूमत को बाज़ाब्ता दरख्वास्त भिजवा दी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने बरतानवी हुकूमत को दरख्वास्त 31 दिसंबर को भिजवाई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुलेमान शहबाज पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों को मतलूब हैं। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासों समेत दीगर अहम केसेस की तहकीकात हो रही हैं। अदालतों में केसेस ज़ेर समाअत हैं, उन्हें पाकिस्तान के हवाले किया जाए। आगे बढ़ें, आपको बताएं हुकूमत ने कौमी सलामती पॉलिसी का आधा हिस्सा पब्लिक करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान जुमे को पॉलिसी के 50 सफ़ात के निकात का इजरा करेंगे। कौमी सलामती पॉलिसी मईशत, फ़ौजी और इंसानी सिक्योरिटी के निकात पर मुश्तमिल है। मुआशी सिक्योरिटी को मरकज़ी हैसियत दी गई है। खित्ते में अमन, राबिताकारी और हमसाया ममालिक से तिजारत पॉलिसी का बुनियादी नुक्ता होगा। हाइब्रिड वॉरफेयर भी कौमी सलामती कमेटी का हिस्सा होगा। कौमी सलामती पॉलिसी में मुल्की वसाइल को बढ़ाने की हिकमत अमली दी गई है। कश्मीर को पाकिस्तान की सलामती पॉलिसी में अहम करार दिया गया है। बढ़ती हुई आबादी को बड़ा चैलेंज करार दिया गया है। गुड गवर्नेंस, सियासी इस्तेहकाम, फेडरेशन की मजबूती पॉलिसी का हिस्सा है। अब जिक्र पाक फौज के सालारे आला जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का, जिसमें अस्करी क़यादत ने मरी और बलूचिस्तान में कुदरती आफात के मुतासरीन की इमदाद पर मुतालिका फॉर्मेशंस को खराज तहसीन पेश किया। चैलेंजेस कम करने की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ ने जंगी तैयारियों के लिए सख्त तरबियत का तसलसल जारी रखने की हिदायत की। उस्मान खान की रिपोर्ट। जीएचक्यू रावलपिंडी में कोर कमांडर्स की 246वीं कॉन्फ्रेंस सदारत आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने की। ISPR के मुताबिक अस्करी क़यादत ने मरी के बर्फानी तूफान और बलोचिस्तान में शदीद बारिशों से पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल के मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयों को सराहा। रिलीफ ऑपरेशंस में हिस्सा लेने वाली फॉर्मेशंस की खुसूसी तारीफ की गई। कॉन्फ्रेंस में मुल्क की दाखिली सलामती, सरहदों की सूरत हाल और बॉर्डर मैनेजमेंट का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने हदायत की कि दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए तरबियत और जंगी तैयारियां भरपूर तरीके से जारी रखी जाएं। इजलास में ऑपरेशन रद्दुल फिसाद की पेशरफ्त, कामयाबियों और इनके इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया गया। शुरका ने मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार भी किया। सानहा मरी पर काम हो रहा है। मरी में बर्फबारी के दौरान अंधी मचाने वाले होटल मालिकान की शामत आ गई। 3 होटल सील कर दिए गए। सयाहों से रकम बटोरने वाले एक मुलजिम को भी गिरफ्तार किया गया है। जिले इंतजामिया ने सयाहों के मरी जाने पर पाबंदी में 17 जनवरी तक तौसी कर दी। सानिहा मरी, परेशान हाल लोगों की जेबों पर डाका डालने वालों के खिलाफ इंतजामिया ने भी कमर कस ली। 3 होटलों को सील कर दिया। ये तासर गलत है कि हमने किसी के जेवरात गिफ्ट गिरवी रखे, गाड़ियां गिरवी रखी और 50 से 60 हज़ार किराया लिया। मरी को आफत ज़दा करार दिया गया। तो साथ ही विद इन हाफ एन आवर होटल एसोसिएशन मरी ने रिहाइशें फ्री कर दी और खाना फ्री कर दिया। सड़क पर बर्फ फैलाकर मदद के बहाने सयाहों से रकम बटोरने वाले एक मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गलियात में बर्फबारी थम गई, लेकिन लोगों की मुश्किलात कम ना हुई। 4 से 6 फीट तक बर्फ ने अब भी कई इलाकों में नाके लगा रखे हैं। सिविल अस्पताल की राह देखने वाला सिर्फ आह ही भर सकता है। जो गांव की सड़कें ये खुलनी चाहिए, क्योंकि हमारे गांव के अंदर कोई बीमार हो जाता तो हम उसको उठा के कहाँ पे लेके आएंगे। समा की टीम भी बड़ी मुश्किल से अस्पताल पहुंची। हमारे पास मेडिसिन भी हैं, हम फुली इक्विप्ड हैं। मेन रोड से हॉस्पिटल आने का जो रास्ता है वो ताहाल अभी तक GDA वाले उसको अभी खोल नहीं सके। एबटाबाद से मरी जाने वाली शाहराह को तो खोल दिया गया, लेकिन देहात की राब्ता सड़कें ताहाल बंद हैं। इलाका मकीन दुश्वार गुजार रास्तों पर कई किलोमीटर पैदल सफर कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इतलात शाजिया मरी ने 4 वज़राए आला में मुराद अली शाह की कारकर्दगी को बेहतरीन करार दे दिया। मनाजरे का चैलेंज भी दे दिया। कहा, जहांगीर तरीन सिंध की सरजमीन को बेहतर समझें तो लैंड कर सकते हैं। पंजाब का PTI का बंदा बिठाया हुआ है, जो कह दो तो खड़ा हो जाता है और कह दो तो बैठ जाता है। और वज़ीर आज़म उसको वसीम अकरम प्लस कहते हैं। मैं कुगू कोड़ा कहती हूँ।
चारों वज़रा आला को बिठा लीजिए, चारों को बोलिए कि अपने अपने सूबों का जो भी आपने इस वक्त तक काम किया है या फिर आपका क्या विजन है, आप आवाम के सामने बिठाएं, आप ओपन फोरम करें। वो जो वजीर मौसूफ जिन्होंने गैर जिम्मेदाराना ट्वीट किया, लोगों को उकसाया जाने पर लिंक किया मुल्क की तरक्की के साथ, वो मुजरिमाना गफलत, वो ट्वीट, उस पर FIR कटनी चाहिए। क्यों उनके जहाज के पायलट्स अगर लैंडिंग के लिए सिंध की सरजमीन को बेहतर समझेंगे तो वो बेशक वहाँ लैंड कर सकते हैं। बिलावल साहब को पता है महंगाई है तभी तो निकल रहे हैं, वो तो कह नहीं रहे इमरान खान की तरह के सुकून आपको कब्र में मिलता है। कराची ने बोरी बंद लाशों की सियासत देखी है, कराची ने भत्तेखोरी की सियासत देखी है। मुस्तफा कमाल साहब या इनके जैसे कोई और इस तरह की अब सियासत कर सकते हैं। हमारी कारकर्दगी अच्छी है, हम होते तो इस्तीफा देते। पाकिस्तान में जब जब हादसा हो जाता है शोर मचाया जाता है, सियासत चमकाई जाती है, लेकिन जिम्मेदारों को निशाने इबरत नहीं बनाया जाता। दूसरे ममालिक के ओहदेदारों के इस्तीफों की मिसालें तो दी जाती हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान में एक भी ऐसी मिसाल पाई जाती है? आइए जायजा लेते हैं। सियासतदान ओपोजिशन में हो तो ऐसी मिसालें दिया करते हैं। साउथ कोरिया का प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है कि किश्ती डूब जाती है, वो तो नहीं चला रहा होता, लेकिन वो कहता है कि मेरे होते हुए किश्ती डूबी। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसी मिसाल कायम नहीं हो सकी। मरी की सर्द रातों में बेयारो मददगार लोग अपनी गाड़ियों में बैठे बैठे मर जाए, या सानेहा मॉडल टाउन में पुलिस की गोलियां 14 लोगों की जान ले जाए। हम ऐसी मिसाल कहां से लाएं? साउथ कोरिया का प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है कि किश्ती डूब जाती है। कराची में बारिशें सैलाब बन जाएं, लोग डूबकर मरें या खंभों से करंट लग जाए। बारिश आता है तो पानी आता है। सफाइयां तो बहुत हैं, मगर हम ऐसी मिसाल कहां से लाएं? साउथ कोरिया का प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है कि किश्ती डूब जाती है। 2017 में पंजाब में बारिशों से दर्जनों जाने गईं, करोड़ों का नुकसान हुआ, मगर किसी ने इस्तीफा ना दिया। 2010 में सैलाब ने सिंध में तबाही मचा दी, लाखों लोग बेघर हुए, सैकड़ों मौत की नींद सो गए, मगर कोरिया जापान जैसी रिवायत फिर भी कायम न हुई। ताजा वक्तों का जिक्र किया जाए तो पटरी से बोगियां उतर जाएं या आसमान से जहाज गिर जाए, बस नोटिस, मजम्मत, कमेटी, तहकीकात, ऐलानात होते रह जाएं, मगर हम ऐसी मिसाल कहां से लाएं? साउथ कोरिया का प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है कि किश्ती डूब जाती है। और अब एक और मिसाल की बात करते हैं। शाहजेब कत्ल केस के मुजरिम शाहरुख जतोई को उम्र कैद की सजा हुई, मगर अस्पतालों में मौजें करता रहा। पूरे 11 माह जेल से बाहर रहा। समा नए हकाइक सामने ले आया। मुजरिम पहले 3 माह बेव्यू अस्पताल में रहा। इंतजामिया तब्दील हुई तो अस्पताल भी तब्दील कर लिया। 8 माह तक कमरुल इस्लाम अस्पताल में रहा। शाहजेब का कातिल शाहरुख जतोई उम्र कैद काटने के बजाय 11 माह तक अस्पतालों में अयाशी की जिंदगी गुजारता रहा। शाहरुख जतोई ने 8 माह कमरुल इस्लाम जबकि 3 माह बेव्यू अस्पताल में गुजारे। समा की तहकीकात में शाहरुख जतोई के अस्पताल बदलने का इंतहाई दिलचस्प इंकशाफ हुआ। ज़राए ने बताया है कि बेव्यू अस्पताल का बेशतर अमला तब्दील हुआ तो शाहरुख जतोई ने भी अस्पताल बदल लिया, लेकिन तब्दील किए गए अमले और मुजरिम का अगला ठिकाना हैरत अंगेज तौर पर कमरुल इस्लाम अस्पताल ही था। तो पूरी टीम गई, क्योंकि जब हम आए तो सारे स्टाफ नया ही था। वो जाके वहीं कमरुल इस्लाम गए सारे, तकरीबन मेजॉरिटी यही। गुज़िश्ता साल मई में शाहरुख जतोई कमरुल इस्लाम अस्पताल मुंतकिल हुआ था। इस बारे में सीनियर सुपरिटेंडेंट जेल ने 8 जून को अस्पताल के डायरेक्टर को खत लिखकर मुजरिम की सेहत और इलाज की मुद्दत से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। कॉपी DIG जेल खाना जात को भी अरसाल की गई। समा ने तहकीकात की तो ये भी मालूम हुआ कि शाहरुख जतोई के कमरुल इस्लाम अस्पताल में क़याम के दौरान रात गए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आया करती थीं। वीगो गाड़ी भी, लैंड क्रूजर गाड़ी भी, ये गाड़ियाँ यहाँ क्या काम है? तो काफ़ी देर खड़ी रही है, तो लोग गए हैं आए हैं। सही लेट नाइट 1 बजे के बाद बड़ी बड़ी गाड़ी भी आ रहा है, लैंड क्रूजर भी आ रहा है। रात को 2 बजे 3 बजे ऐसे टाइम पे आ जाता है गाड़ी।
ताहाल इस बात का तयन नहीं हो सका है कि आखिर शाहरुख जतोई को ऐसी कौन सी संगीन बीमारी थी जिसका इलाज जेल और सरकारी अस्पताल में मुमकिन नहीं था, और आखिर एक कत्ल का मुजरिम किसकी इजाज़त से 11 माह तक निजी अस्पताल में पुरआसाइश जिंदगी गुजारता रहा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अहमद रहमान के साथ मुदस्सर नज़ीर, समा, कराची। दबाव, डील, मजबूरी, क्या इस मामले में भी ये 3 लफ्ज आते हैं? फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। आपको ये बताते हैं, आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। मुजरिम शाहरुख जतोई पर निजी अस्पताल में मेहरबानियों का मीडिया पर पर्दा चाक हुआ तो वजीर आला सिंध सवाल करने पर उखड़ गए। सानिहा मरी को लेकर वफाक की मुखालिफत में ये दावा भी कर गए कि शाहरुख जतोई के मामले में किसी की मौत तो नहीं हुई। शाहजेब कत्ल केस के मुजरिम शाहरुख जतोई की अयाशियां, मगर सिंध सरकार की निराली मंतक संगीन मुजरिमाना गफलत को सानेहाए मरी से जोड़ दिया। सिंध में एक मुलजिम है जो शाहरुख जतोई, उसको डॉक्टर की इजाज़त के बगैर जो है एक निजी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाता है और वहाँ पर उसको तमाम तर सहूलियात भी फराहम की जाती हैं। तो सर वहाँ पर आप एक सूबा चला रहे हैं, सर वहाँ पर ये चीज़ें हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? मेरे भाई ची की डेथ नहीं हुई, ची की डेथ नहीं हुई, ची की डेथ नहीं हुई, ची की डेथ नहीं हुई। खुलेआम नौजवान को कत्ल करने वाला मुजरिम काल कोठरी की बजाय बीमारी के नाम पर 11 महीने निजी अस्पतालों में ऐश करता रहा। ची की डेथ नहीं हुई, ची की डेथ नहीं हुई, अब ये भी चलेगा ना। एक अस्पताल का अमला बदला तो दूसरे अस्पताल में सेटिंग बना ली, मगर सिंध हुकूमत को कानों कान खबर न हुई। ची की डेथ नहीं हुई, ची की डेथ नहीं हुई, अब ये भी चलेगा ना। बाअसर मुजरिम को निजी अस्पताल के शानदार कमरे में एयर कंडीशनर, फ्रिज, टीवी समेत हर सहूलत मुयस्सर थी, लेकिन वजीर आला कहते हैं ची की डेथ नहीं हुई, ची की डेथ नहीं हुई, अब ये भी चलेगा ना। मीडिया ने खबर चलाई तो शाहरुख जतोई को दोबारा जेल भेज दिया गया। वजीर आला सिंध ने मीडिया का शुक्रिया तो अदा किया, मगर तंज भी कर डाला। कोई सर्दी में बिखर के पूरे खानदान नहीं गए, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी बात है, मीडिया पे मुझे बड़ा फख्र है कि कल सारा दिन उन्होंने ये चलाया है। सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने की तरह तहकीकात का ढोल भी पीटा जा रहा है। जो भी जिम्मेदार होगा उसको सजा मिलेगी, अब ये भी चलेगा ना, अब ये भी चलेगा ना। ची की डेथ नहीं हुई, ची की डेथ नहीं हुई, अब ये भी चलेगा ना। सिंध के बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 12वें रोज भी जारी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कत्ल के मुजरिम शाहरुख जतोई को अस्पताल में रेस्ट हाउस की सहूलियात दी गई। हम इसी वडेरा शाही के खिलाफ हैं। कल ये पता चला कि ये वडेरे जिसने एक सिंधी का ही कत्ल किया, किसी और को नहीं मारा था, उस वडेरे को ये मराहत हासिल है कि एक रेस्ट हाउस टाइप का बना के उसको अस्पताल का टाइटल दे दिया गया और कितने महीनों से वो अय्याशी के साथ उम्र कैद का एक कैदी, एक कातिल जो है वो जिंदगी गुजार रहा था। इस वडेरा शाही के खिलाफ है हम। अगर बामानी मुज़ाकरात और अमली इक़दामात होंगे तो उसके नतीजे में तो ये धरना उठ सकता है, और अगर इक़दामात सामने नहीं आएंगे तो हम किसी फेस सेविंग के लिए उनकी आमद की तवक्को नहीं कर रहे थे और ना करेंगे। हम यहाँ मौजूद हैं। आज से कराची में एक मास मोबिलाइजेशन का एक नया नेटवर्क शुरू हो रहा है। एक और मामला, इस्लामाबाद में लड़का लड़की पर तशद्दुद और वीडियो बनाने के केस में ड्रामाई मोड़ आ गया। मुतासिरा लड़की बयान से मुनहरिफ हो गई, सारा मलबा पुलिस पर डाल दिया। अदालत में बयान हलफी जमा करवाया कि उसके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। आदिल तनौली रिपोर्ट करेंगे। सोशल मीडिया पर 6 माह कबल वायरल होने वाली इस वीडियो के किरदार वही, मगर कहानी अचानक तब्दील हो गई। मुतासरा लड़की ने अदालत में अपने ही बयान से यू टर्न लेकर सब झूठ जो करार दे दिया। कहा सारा बखेड़ा पुलिस का खड़ा किया हुआ है। 164 के बयान में ब्लैकमेलिंग और तशद्दुद के वाक़े की तस्दीक की, मुल्ज़िमान की शिनाख्त भी कर ली। अब अपने ही बयान से इनहराफ आखिर क्यों? वाक़े को सिरे से झुटलाने की वजह आखिर क्या? क्या किसी ने डराया धमकाया, खौफजदा किया, या फिर दौलत की चमक आड़े आ गई, पैसे ने करिश्मा दिखा दिया? सवाल उठने लगे कि दाल में कुछ तो काला है जनाब। दौरान समाअत मुतासरा लड़की का अपने बयान से अचानक मुकर जाना और उस पर उठने वाले सवाल कानून के लिए नया चैलेंज भी बन गए। केस की मजीद समाअत 18 जनवरी को होगी। E11 लड़का लड़की तशद्दुद केस में मुतासरीन के साबिक वकील हसन जावेद का कहना है कि दोनों की बातों से कभी महसूस नहीं हुआ था कि मौक़िफ़ तब्दील कर देंगे। समा से गुफ्तगू में उनका कहना था कि अदालत को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया है। मेरे साथ आखिरी राब्ता उनका गुज़श्ता रात हुआ था विक्टिम्स का,
اس سے ایک دن قبل ہم نے بیٹھ کے تو اپنے کیس کی پریپریشنز بھی کی تھیں، چونکہ ان کی ایویڈنس تھی، شہادت ریکارڈ ہونی تھی، تو اس کی بھی ہم نے تیاری کی تھی. تو کوئی میرے ساتھ تو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اور کل رات بھی جب ہمارا آخری کانٹیکٹ ہوا تو اس میں یہی بات ہوئی تھی کہ صبح ہم کورٹ میں پیش ہوں گے اور ایویڈنس ریکارڈ کروائیں گے جس طرح ہم نے تیاری کی ہے. لیکن آج صبح کے بعد، کل رات کے بعد سے پھر آج صبح ان کے ساتھ میرا رابطہ منقطع ہو گیا، کوئی ان سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا تھا، ان کا نمبر بند مل رہے تھے، پھر میری کال اٹینڈ نہیں ہو رہی تھی. تو پھر اس کے بعد لیٹ آورز میں کورٹس کے وہ اچانک آئے، ایک فریش کاؤنسلر نے انگیج کیے، جو کہ ظاہر ہے بینگ ان کا رائٹ ہے، لیگل رائٹ ہے، انہوں نے فریش کاؤنسل انگیج کی اور اس کے بعد جو ہوئی کاروائی وہ آپ کے سامنے ہے. تو گویا مجھے ڈائریکٹ انٹیمیشن نہیں تھی، میرے ساتھ رابطہ ان کا منقطع ہو گیا تھا آج صبح کے بعد سے. 164 کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کی بیفور میجسٹریٹ جو اسٹیٹمنٹ ہے ان کی، وہ بھی آن دی ریکارڈ موجود ہے. کورٹ اس کو دیکھے گی اور ہم ظاہر ہے بینگ اے کاؤنسل جب تک میں ان کو ریپرزینٹ کرتا رہا ہوں، انہی کے ڈائریکشن پر انہی کے موقف کو میں پیش کرتا رہا ہوں. آج سے قبل میرے نالج میں نہیں تھا، جو باتیں آج ہوئی ہیں وہ میرے نالج میں نہیں تھیں. جب تک میں رہا ہوں تب تک عدالت کے ریکارڈ پر یہ چیز نہیں آئی کہ ہم ان کو نہیں بھیجیں. جب ایویڈنس کا پروسیس سٹارٹ ہوا تو اس میں بھی ہم جو ہے وہ ساری ہماری ڈیلی بیسس پہ ڈسکشن ان کے ساتھ یہ رہتی تھی. متاثرہ لڑکی کے بیان سے مکرنے پر پولیس کا موقف بھی سامنے آیا. ایس ایس پی انویسٹیگیشن عطا الرحمان کہتے ہیں متاثرہ لڑکی کے بیان بدلنے سے کیس پر اثر پڑے گا. متاثرین نے ملزمان کی شناخت کی تھی اور ملزم نے بھی اعتراف کیا تھا. بات ہے کہ اثر تو پڑتا ہے، لیکن صرف ان کی سٹیٹمنٹ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کافی سائنٹیفک اور فورینزک ایویڈنس ہے. وہ ویڈیو ہے 164 جو کہ مجسٹریٹ کے سامنے بیان ہوتا ہے، وہ بھی ہے. تو ہم پروسیکیوشن کے ساتھ مل کے یہ کریں گے اور ہم نے ان کو بھی یقین دلایا، متاثرہ لڑکی لڑکے کو، کہ ہم آپ کو تحفظ بھی فراہم کریں گے، آپ کو کسی سے گھبرانا نہیں ہے اور آپ کو تحفظ کا یقین بھی ان کو ہم نے دلایا ہے. تو ہمیں پر امید ہے کہ انشاءاللہ اس مقدمے کو ہم آگے چلائیں گے اور ملزمان کو ہم جو ہے وہ سزا دلوا کے رہیں گے. بات کریں گے ایک اور اہم واقعے کی. لاہور میں پولیس اسٹیشن کے سامنے میاں بیوی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا. بیٹا جان بچا کر بھاگا مگر حملہ آوروں نے تعقب کر کے اسے بھی گولی مار دی. پولیس کہتی ہے کہ درینی دشمنی پر مخالفین نے ٹارگٹ کر کے قتل کیا. جہانگیر خان کی رپورٹ دیکھیے. اندھا دھند گولیاں چل گئیں، میاں بیوی جان سے گئے، لیکن کاہنا پولیس کا کوئی اہلکار حرکت میں آیا نہ کسی افسر نے کارروائی کی. کاہنا تھانے کے سامنے سلامت علی اور اس کی بیوی زبیدہ کو کار پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا. ملزمان نے مقتولین کے بیٹے اور بیٹی کا تعاقب کیا. بیٹی تو بچ نکلی لیکن بیٹا دکان میں داخل ہوا تو موٹر سائیکل سوار ملزمان نے اس پر گولیاں برسا دیں، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا. سب سے پہلے انہوں نے کار میں موجود میاں بیوی پہ فائر کیا، پھر وہ گلی میں جا کے انہوں نے وہ بچی کو جو چھوڑنے آیا ہے اس کے اوپر فائر کیا. پولیس کا کہنا ہے کہ مقتولین کو دیرینہ دشمنی پر مخالفین نے ٹارگٹ کیا. شوٹرز کی برق رفتاری کے باعث پولیس رسپونڈ نہیں کر سکی. سابقہ ان کی ایک ایف آئی آر چل رہی ہے تھانہ کانا کے اندر ہی، تو آج ان کی سیشن کورٹ میں ٹرائل چل رہا ہے، اس کی پیشی تھی. کچھ ہی منٹوں کے اندر یہ سارا انسیڈنٹ ہو گیا. جیسے ہی انسیڈنٹ ہوا پولیس نے فوری طور پر رسپونڈ کیا. پولیس نے جائے وقوع سے ملنے والے شواہد اور مقتولین کے ورثاء کے بیانات کی روشنی میں تفتیش شروع کر دی ہے. کاہنا پولیس اسٹیشن کے سامنے 2 افراد کے قتل کی واردات نے امن و امان کے دعووں کی کلی کھول دی ہے. کیمرامین اظہر اقبال کے ساتھ جہانگیر خان، سما، لاہور. اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر مونال ریسٹورنٹ کو سیل کر کے خالی کرا لیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج صبح ہونے والی سماعت کے دوران چیف جسٹس اطہر من اللہ نے آج ریسٹورنٹ کو سیل کرنے کا حکم دیا تھا، جبکہ سی ڈی اے کو نیوی گولف کورس کا قبضہ بھی آج ہی لینے کی ہدایت کی تھی. مزید اپڈیٹ کریں گی سما کی رپورٹر ارحم خان. جی ارحم. اس وقت میں مونال ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑی ہوں، جسے اب سے کچھ دیر پہلے اسسٹنٹ کمشنر سٹی موسیٰ طاہر نے سیل کر دیا ہے عدالتی حکم پر. آج عدالت نے حکم دیا تھا کہ مونال کو سیل کیا جائے گا اور اب سے کچھ دیر پہلے اسے سیل بھی کر دیا گیا ہے. ابھی بھی صرف جو کچھ امپلائیز اندر رہ گئے تھے یا کچھ چیزیں جو انہوں نے اٹھانی تھی صرف اس کو اٹھانے تک کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ یہ جو ریسٹورنٹ ہے اسے اب سیل کر دیا گیا ہے. کچھ تفصیلات بتائیں اس حوالے سے. مونال 2007 میں اس کو لیز پہ دیا گیا تھا اور 2021 میں اس کی لیز ختم ہو چکی ہے، اور اس سے پہلے بھی مونال کے اوپر جو سپریم کورٹ تھا اس میں بھی کیس چل رہا تھا. اس کے علاوہ اگر ہم انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی نے بھی اس کو 2 دفعہ سیل کیا تھا لیکن عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا اس کے اوپر، اور آج عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ مونال کو سیل کیا جائے. جو چیف کمشنر ہیں انہیں یہ احکامات دیے گئے تھے کہ وہ خود جائیں اور اسے سیل کریں. اگرچہ وہ تو نہیں آئے لیکن اسسٹنٹ کمشنر جو سٹی ہیں موسیٰ طاہر وہ یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے کیا ہے.
اور ہم بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھیں گے. سپریم کورٹ نے KMC آفیسرز کوآپریٹو سوسائٹی کو 200 ایکڑ اراضی کی الاٹمنٹ منسوخ کر دی. ایڈمنسٹریٹر KMC کو حکم دیا کہ وہ فوری طور پر زمین کا قبضہ واگزار کرائیں. ذوالقرنین اقبال کی رپورٹ. سپریم کورٹ نے KMC آفیسرز کوآپریٹو سوسائٹی کو سندھ حکومت کی جانب سے 200 ایکڑ زمین کی الاٹمنٹ کو خلاف قانون قرار دے دیا. چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے یہ بھی بتا دیا کہ KMC کی اراضی قانون کے مطابق صرف تعلیمی اور مذہبی مقاصد کے لیے دی جا سکتی ہے. عدالت نے فیصلہ سول سوسائٹی کی درخواست پر سنایا. عدالت نے قرار دیا کہ کوآپریٹو سوسائٹی کوئی شخصیت ہے، تنظیم، نہ ہی سرکاری ادارہ. اسے زمین دینا رفاہی مقاصد میں نہیں آتا. فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ گٹر باغیچہ کی زمین KMC ملازمین کو الاٹ کرنے کی منظوری بظاہر سندھ حکومت نے نہیں بلکہ ایک سیکشن افسر نے دی. خط میں مجاز اتھارٹی کا کہیں ذکر نہیں. چیف جسٹس گلزار احمد کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے پاس پارک، لان اور دیگر اراضی بھی ہے، مگر یہ زمین صرف عدالت کے کام آ سکتی ہے، ججز کے نہیں. سوسائٹی کے وکیل کا کہنا تھا کہ مقدمے کے پیچھے لیاری گینگ ہے. PSL 7 کی آن لائن ٹکٹوں کی فروخت کا سلسلہ شروع ہو گیا. اسٹیڈیم میں داخلے کے لیے کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ دکھانا لازمی ہوگا. قادر خواجہ رپورٹ کریں گے. پاکستان میں کرکٹ کے مختصر فارمیٹ کی تیز ترین جنگ. مقابلے ہوں گے کراچی اور لاہور میں. PSL میچز اسٹیڈیم میں دیکھنا ہے تو ٹکٹ بک کرا لیں. فروخت شروع ہو گئی. افتتاحی میچ سمیت کراچی کے میچز کی ٹکٹ کم سے کم 500 اور زیادہ سے زیادہ 2500 سے 3000 روپے میں دستیاب ہوں گے. لاہور کے میچز کی ٹکٹ 250 سے 5000 تک میں ملیں گی. آپ چاہیں تو ریٹیلز پہ پرنٹ آؤٹ بھی لے سکتے ہیں ٹکٹس کا. سو آپ نے اپنا ای ٹکٹ دکھائیں گے اور بک می کے نمائندے آپ کو اسٹیڈیم کے گرد نظر آئیں گے جہاں پہ آپ کے ٹکٹ کی ویلیڈیشن اسکین ہوگی. اور جو ویکسینیشن سرٹیفکیشن ہے وہ آپ نے وہیں پہ لے کر آنا ہے. اس کا پروف وہیں پہ چیک ہوگا اینڈ پروسیس کو اور کوئک اور ایزی بنا دیا ہے. قذافی اسٹیڈیم میں بھی تیاریاں جاری. کاؤنٹر بھی اویزاں. شائقین کے لیے LCCA کے باہر فین زون بھی بنایا گیا. PCB نے PSL کے کورونا پروٹوکولز بھی طے کر لیے. 3 دن کا قرنطینہ لازمی ہوگا. کورونا مثبت آنے کی صورت میں کھلاڑی یا آفیشل 10 روز آئسولیشن میں رہیں گے. کیمرامین آصف شکیل کے ساتھ قادر خواجہ، سما، لاہور.